सैलरी को, आपकी जो बेसिक सैलरी है, गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए जी। 2016 में सारे रेट जी कलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए जी, कि 2016 में 28,600 रुपये तोला सोने का रेट था। तोला भी नहीं बल्कि 10 ग्राम, क्योंकि तोले में तो 12 ग्राम होते हैं। बिल्कुल। 10 ग्राम सोने का रेट जो था 28,600 रुपये था, और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी जी। जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो आपकी महंगाई डीए जो है 0 हो जाती है जी, यानी आपकी बेसिक में वो तो जोड़ेंगे ही, साथ में कितना और जोड़ना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस किस प्रकार की होंगी, वर्किंग एनवायरनमेंट किस प्रकार का होगा, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए एक फैक्टर गवर्नमेंट ध्यान करती है, और वो इस प्रकार से रीएडजस्ट किया जाता है कि सभी कर्मचारियों की, चाहे नीचे का कर्मचारी को चाहे ऊपर का कर्मचारी को, उन सबको लगभग एक समान वेतन वृद्धि मिले जी। उसको हम फिटमेंट फैक्टर। सरकारी कर्मचारियों की खुशी कल से दोगुनी हो गई है और होने भी चाहिए थी। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है 8वें वेतन आयोग की, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम वेतन है वो करीब 2.5 से 3 गुना तक बढ़ने की संभावना है। तो ये जो वेतन बढ़ता है, क्या वास्तव में वेतन बढ़ता है या जहां था उतना ही रहता है, महंगाई के अनुपात में उसको तोलें तो? आज इसी बात की पड़ताल करेंगे कि ये जो वेतन वृद्धि होनी है ये वास्तव में कितनी होनी है, जो महंगाई दूसरी चीज़ों की बढ़ रही है उसके मुकाबले में हमारा वेतन कितना होना चाहिए, और पिछले 40 साल से जो वेतन वृद्धि की जा रही है क्या वास्तव में हमें उसका फायदा हो रहा है या हम कुछ बचत कर पा रहे हैं। और इसकी पड़ताल करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सीनियर अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। सर नमस्ते। नमस्कार सर। कल से कर्मचारी बहुत खुश हैं, और जैसे ही मोदी सरकार ने ये कहा है कि 8वें वेतन आयोग की जल्द ही घोषणा कर दी है और लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से, सिफारिशें लागू होनी है अगले साल से। तो क्यों, बिल्कुल शुरुआत से हम बात करेंगे, ये वेतन आयोग क्यों लगाया जाता है और शुरुआत कब से हुई थी, पहला वेतन आयोग कब लाया गया था देश में? गिल साहब, सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार जी। जहाँ तक वेतन आयोग की बात है, देश में पहला वेतन आयोग 1946 में लागू किया गया था जी, आज़ादी से भी पहले जी। ये माना जाता है कि 10 साल में सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में कुछ परिवर्तन आता है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी क्रय अक्षमता को बनाए रखने के लिए जी, वो भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, एक प्रोविज़न किया गया कि हर 10 साल के बाद हम उनकी सर्विस कंडीशंस को और उनके वेतनमान को रिवाइज करेंगे जी। तो 1946 के बाद दूसरा वेतन आयोग 1956 में लागू किया गया। उसके बाद आप 1966 में तीसरा वेतन आयोग लागू होना था, लेकिन आप जानते हैं कि उस वक्त 1962 और 1965 में देश को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था, एक पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ। तो उस वक्त थर्ड जो वेतन आयोग था वो 1970 में बनाया गया। 1973 में उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद उसे लागू किया गया। फिर उसके बाद हर 10 साल के बाद 1986 में चौथा वेतन आयोग लागू हुआ, फिर 1996 में 5वां वेतन आयोग लागू हुआ, 2006 में 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ, 2016 में आपका 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, और अब कर्मचारी मांग कर रहे थे कि अभी तक इसका गठन नहीं हुआ था, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का भय था कि शायद लागू होगा समय पे या नहीं होगा। और सरकार ने कल जो घोषणा की है उसके गठन की, अभी गठन की घोषणा हुई है कि गठन होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाएंगी, फिर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, और उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से सभी कर्मचारियों को नया वेतनमान मिल जाए जी। और कर्मचारियों में चिंता इस बात को लेकर थी, पीछे संसद में मंत्री जी ने ये कहा था कि अभी सरकार कोई मंशा नहीं है, वेतन आयोग कोई विचाराधीन ही नहीं है, इसके बाद से चिंतित थे कर्मचारी, लेकिन कल से खुश हैं जैसे घोषणा हुई है। तो क्यों लगाया जाता है सर ये
पूरा वेतन आयोग का सिस्टम कितना, जैसे आपने बताया, सामाजिक आर्थिक बदलाव जो होते हैं? हर 10 साल में हर देश की कंडीशन में परिवर्तन आता है, समाज की कंडीशन में भी परिवर्तन आता है, लोगों की आर्थिक कंडीशन में भी परिवर्तन आता है। तो कर्मचारी भी तो समाज का हिस्सा है, वो भी तो देश का हिस्सा है। तो उन वो कहीं कंधे से कंधा मिला के चल सकें, उनकी कंडीशंस, क्रय शक्ति में कोई विपरीत असर ना पड़े, इसलिए ये रिवाइज किया जाता है। जी, क्या असर पड़ता है इसका हमारे कर्मचारियों की जेब पर, सरकार पर, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका? देखिए, जहाँ तक दो चीज़ें हैं, एक तो हम मौद्रिक रूप से देख सकते हैं कि मेरे को कैश क्या मिल रहा है। निश्चित तौर पर हर वेतन आयोग के बाद सैलरी बढ़ती है जी, यानी आय बढ़ती है, और जब आय बढ़ेगी, मेरे हाथ में पैसा आएगा, तो उसका सीधा सीधा असर मेरी क्रय शक्ति पर पड़ेगा। बिल्कुल, मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद पाऊंगा, और जब ज़्यादा चीज़ें खरीद पाऊंगा तो इकोनॉमी के ऊपर उसका पॉजिटिव असर जाएगा जी। पॉजिटिव असर, ज़्यादा चीज़ों की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर के इकोनॉमी में रोजगार भी उत्पन्न होगा, बिल्कुल, चीज़ों का उत्पादन बढ़ेगा। तो क्या एक्चुअल में असलियत में भी इसका फायदा मिल रहा है? जैसे पिछले ही कहा 2007 की हम 16 की बात करें, 16 से पहले 2006 में 7,000 जो न्यूनतम वेतन था, और उसके बाद 18,000 कर दिया गया था, 7 से बढ़ाकर 6 से, और 16 में 18 हो गया था। अभी अनुमान है कि न्यूनतम वेतन 54,000, 51,000 इतना होगा। एक्चुअल में महंगाई भी तो बढ़ रही है, इसके साथ साथ ये वेतन जो बढ़ता है, क्या असलियत में कुछ बचत हो भी पाती है, बढ़ता भी है? देखो गिल साहब, ये सच्चाई है कि हम महंगाई को बढ़ने से नहीं रोक सकते। बिल्कुल। अब मैंने पहले ही आपको मौद्रिक वेतन की बात कही, अगर हम वास्तविक वेतन को कैलकुलेट करना चाहें तो फिर सीधा सा फार्मूला है, आप सोने में कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, रुपीस, अब सैलरी को आपकी जो बेसिक सैलरी है गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए जी। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले 40 सालों की अगर हम बात करें, 1986 में गोल्ड का रेट 2140 रुपए के 10 ग्राम था। 10 ग्राम 2140 रुपए में 10 ग्राम सोना आता था। 40 साल पहले 1986, ठीक, 1986 में जी। और उस वक्त 1986 में जो वेतन आयोग लागू किया गया था, मूल वेतन मिनिमम 750 रुपए था जी। इसका मतलब ये हुआ कि 750 रुपए में व्यक्ति को 3.5 ग्राम सोना आता था लगभग, बिल्कुल, एक सैलरी के जी। उसके 10 साल के बाद आ जाइए आप, हम 1996 की बात करें, 1996 में 5100 रुपये तोला सोना हो गया, और सैलरी आपकी 750 से 2750 हो गई। तो आप कह सकते हो कि लगभग 5 ग्राम सोना आ गया। आप कह सकते हो कि 10 साल में हमारा एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी में 1.5 ग्राम सोना और खरीदने के लायक हो गया जी। 10 साल में जी। अभी देखना, आप पीढ़ी बदल जाती है सर, हर 10 साल बाद, 10 साल के बाद जी। फिर हम 2006 की बात करें जी, 2006 में सोने का रेट था 8500 रुपये जी, और मिनिमम सैलरी थी 7,000 रुपये जी। तो उसमें लगभग 8 ग्राम सोना आप खरीद सकते थे जी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे 2016 में, सारे रेट कलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए जी, कि 2016 में 28,600 रुपये तोला सोने का रेट था। तोला भी नहीं बल्कि 10 ग्राम, क्योंकि तोले में तो 12 ग्राम होते हैं, बिल्कुल। 10 ग्राम सोने का रेट जो था 28,600 रुपये था, और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी जी। तो 6 ग्राम सोना उसमें आता था, यानी 10 साल पहले जो 8 ग्राम सोना आता था, 2016 में वो घटकर 6 ग्राम खरीदने की स्थिति में व्यक्ति रह गया था। अब जैसा आपने बताया कि सैलरी बढ़कर
26 में मिनिमम 51,000 हो जाएगी जी। और आज की डेट में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सोने का रेट 24 कैरेट सोने का रेट 80,600 रुपए के आसपास चल रहे हैं जी। 80,600 रुपए के 10 ग्राम। तो इस स्थिति में आप ये देखो कि वो एम्प्लॉई जो 2016 में 6 ग्राम सोना खरीद पाता था, 2026 में भी वो शायद 6 ग्राम ना खरीद पाए, क्योंकि एक साल में सोने के रेट और बढ़ सकते हैं, 85, 87, 90 तक पहुंच सकते हो सकता है जी। यानी कि वहीं के वहीं खड़े, वहीं की वहीं खड़ा। वास्तव अगर हम इसको हम वास्तविक मजदूरी या वास्तविक सैलरी कहते हैं, जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं जी, कि जितना इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करेंगे, तो लेकिन फिर भी क्योंकि सब काम अब सारे काम हम सोने में नहीं कर रहे, बिल्कुल वास्तविक मजदूरी चाहे हमारी ना बढ़ रही हो, मौद्रिक मजदूरी बढ़ रही है। मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आदमी के पास क्रय शक्ति होगी, जेब में पैसा होगा, तो वो सारा का सारा पैसा कुछ सरकार के पास रेवेन्यू के रूप में आएगा, क्योंकि सर जितने पैसे बढ़ेंगे, आप ये मान के चलो कि आदमी की आय बढ़ेगी, तो हो सकता है कि जो 10% की स्लैब में वो 20% की में आ जाए, जो 20% की में वो 30% की में आ जाए। तो गवर्नमेंट को ऑन एन एवरेज 15 से 20% जितना गवर्नमेंट का खर्च होगा उतना वापस टैक्स के रूप में आ जाए, वापस भी मिल जाएगा जी। सैलरी बढ़ रही है बल्कि और ज्यादा टैक्स के दायरे में आएंगे लोग, दायरे में आएंगे। और सरकार टैक्स के स्लैब को बढ़ा नहीं रही है, वो कम कर रही है लगातार। इस बजट में उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, ये हर चर्चाएं हैं, लेकिन हर बार उम्मीदें बेमानी रह जाती हैं। वो एक अलग बात है, जब बजट आएगा तब हम इस पे चर्चा करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उम्मीद है इस बार के मिडिल क्लास को गवर्नमेंट भी सोच रही है, और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं सोच रही, जो इस देश का उद्योग जगत है वो भी गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई मिडिल क्लास को जरूरत है। मिडिल क्लास एक तरह से सिक्योरिटी जा रखी है, और मिडिल क्लास अगर सिक्योरिटी है तो उनके प्रोडक्ट भी तो बिकने बंद होते हैं जी। वो मिडिल क्लास के लिए नहीं डिमांड कर रहे, वो अपने फायदे के लिए डिमांड कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को पैसा दो ताकि हमारा भी धंधा चले, हमारा धंधा चले, सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं। बिल्कुल। तो कितने कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे सर वेतन आयोग से, सेंटर के, राज्यों के? देखिए, सेंटर में एट प्रेजेंट लगभग 50 लाख तो कर्मचारी हैं और 65 लाख के आसपास पेंशनर हैं जी। तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की बात करें तो 1 करोड़ 15 लाख के आसपास हो गए जी। अब हमारे 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ के आसपास कर्मचारी हैं, और इतने ही पेंशनर मान लो, पेंशनर होंगे तो ज्यादा, इतने ही मान लो, तो 1.5 करोड़ आप पेंशनर मान लो तो 3 करोड़ राज्यों के हो गए। तो आप ये मान के चलो कि मोटा मोटी 4.25 करोड़ लोगों के जीवन पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इस वेतन वृद्धि का या वेतन आयोग की रिवीजन का असर पड़ता है। बिल्कुल। और राज्य भी हूबहू लागू कर देते हैं इसको? हाँ, राज्य लागू कर देते हैं, कोई चारा नहीं, उनको करना पड़ता है जी। बिल्कुल, उनको करना पड़ता है, क्योंकि उनको लागू करने के लिए कुछ समय तक सेंटर भी हेल्प करता है जी। अच्छा सर, एक चीज़ है इसमें हम कल से सुन रहे हैं, फिटमेंट सेंटर, फिटमेंट फैक्टर। ये जो फिटमेंट फैक्टर है भी उसी के अनुसार ही पिछली बार 2.57 था, 2.57, उसके हिसाब से सैलरी इंक्रीज हुई थी। ये फिटमेंट सेक्टर कैसे सेट किया जाता है और कितना होने की उम्मीद है? ये फिटमेंट सेक्टर समझाओ एक बार। फिटमेंट फैक्टर होता है कि भाई महंगाई को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लीजिए आपकी महंगाई 82% या 85% बढ़ी हुई है, वो महंगाई जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो आपकी महंगाई डीए जो है 0 हो जाती है जी। यानी आपकी बेसिक में वो तो जोड़ेंगे ही, साथ में कितना और जोड़ना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस किस प्रकार की होंगी, वर्किंग एनवायरनमेंट किस प्रकार का होगा, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए एक फैक्टर गवर्नमेंट ध्यान करती है, और वो इस प्रकार से रीएडजस्ट किया जाता है कि सभी कर्मचारियों की, चाहे नीचे का कर्मचारी को चाहे ऊपर का कर्मचारी को, उन सबको लगभग एक समान वेतन वृद्धि मिले।
उसको हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। जैसे 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, तो इसका मतलब ये था कि किसी भी कर्मचारी की 31 दिसंबर 2015 को जितनी भी सैलरी थी उसको हम 2.57 से मल्टीप्लाई करते थे, जितना बनता था फिर वो एक स्लैब्स बनाई गई थी, मैट्रिक्स बोलते थे, उसमें उसके कोरस्पोंडिंगली देखते थे कि वो कहाँ फिट होता है, वो उसकी बेसिक सैलरी डिसाइड होती थी जी। और पहले बैंड होते थे, स्लैब बैंड, वो अलग अलग वेतन आयोग में अलग अलग फार्मूले, अलग अलग चीजें निकल के आती हैं। अधिकतम वेतन 2.5 लाख था 7वें वेतन आयोग में। हाँ, 2.5 लाख। तो इस बार वो भी बढ़ने की उम्मीद है। वो तो सारे ही बढ़ेंगे, सारे ही बढ़ेंगे जी। और सर ये बताओ, जैसे ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, कर्मचारियों की तो सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, असंगठित क्षेत्र में हैं, उन पर भी कुछ इसका असर होता है? देखो, प्राइवेट सेक्टर चाहे थोड़ा देर से फॉलो करे, उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो वहाँ पे कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो जाता है जी। और रोष उत्पन्न हो जाता है तो उनका तो सारा काम ही प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पैसे की वजह से कर्मचारियों में उत्पादकता घटे जी। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में पहले से ही अच्छी पे दी जाती है, लेकिन जब बढ़ता है तो थोड़ा उनको भी बढ़ाना पड़ता है, बेनिफिट मिलता है जी। तो देश की अर्थव्यवस्था कितना मतलब फायदा रहेगा इसको? देखो, ऐसा माना जाता है जी कि 4.25 करोड़ एम्प्लॉई स्टेट्स के और केंद्र के, अगर हम बात करें पेंशनर एंड एम्प्लॉय, जब इनकी तनख्वाह बढ़ेगी या इनकी पेंशन बढ़ेगी जी, तो उनकी जेब में पैसा आएगा। और करमपाल जी, हमारी जो भारतीय मानसिकता है ना, आदमी को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास पैसा आना है जी। वो पहले से ही घर के सारे उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि ये पैसा यहाँ पे खर्च करना है, ये पैसा यहाँ पे खर्च करना है, ऊपर का मकान बनाना है, या गाड़ी जो है वो थोड़ी अपग्रेड कर लेंगे, या लैपटॉप के, मोबाइल के, वो हाई एंड परचेज करना शुरू कर देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप हमारा कर्मचारी किस वर्ग में आता है। अप्रोक्सीमेटली ये माना जाता है कि 2 से 3 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज आएंगे, इकोनॉमी के अंदर आएंगे। और जब इतना पैसा आएगा तो ये दो-धारी तलवार है। दो-धारी तलवार क्या है कि जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन का भी खतरा होता है, महंगाई बढ़ने का भी खतरा होता है। बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र है, महंगाई तो बढ़ेगी लेकिन असंगठित क्षेत्र की आय उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी महंगाई बढ़ती है, तो उनके ऊपर इसका विपरीत असर पड़ता है जी। बाकी जो लोग हैं सर्विस सेक्टर में हैं, उनके निश्चित तौर पर जब उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, तो इससे जॉब भी क्रिएट होंगे जी। मान लो कारें ज़्यादा बिकेंगी, आपके बड़े टीवी ज़्यादा बिकेंगे, या आपके हाई एंड लैपटॉप्स ज़्यादा बिकेंगे, या बड़े रेफ्रिजरेटर्स बिकेंगे, तो उन कंपनीज को फ़ायदा हो जी। लेकिन जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, किसानी तबका है, दिहाड़ीदार जो लोग हैं, उन पे भी इसका कहने की असर तो उन पे वेतन आयोग का असर नहीं पड़ता, उनके ऊपर तो महंगाई का असर पड़ेगा और वो विपरीत असर पड़ता है। लेकिन एक समय के बाद उनकी भी, वो भी दिहाड़ी बढ़ा देते हैं, उनके भी रेट जो है गवर्नमेंट बढ़ा देती है जी। चलो ये उम्मीद करें कि फिर जो फिटमेंट फैक्टर है वो पिछली बार 257 था, इस बार 3 के आसपास रहे। देखिए, कर्मचारी यूनियन जो हैं जी, वो ये उम्मीद कर रही हैं और मांग भी कर रही हैं कि हमारा फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होना चाहिए जी। 7th वेतन आयोग के बाद भी उन्होंने ये डिमांड उठाई थी जी कि आपने 2.57 कम दिया है, हमें 2.86 तो मिनिमम दो जी। डिमांड तो वो 3.25 की कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 2.86 तो हमें मिलना ही मिलना चाहिए जी। अब देखते हैं कितना गवर्नमेंट देगी, कितना नहीं देगी, ये समय के ऊपर डिपेंड है, और उम्मीद पर सारा संसार जिंदा है। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बढ़े। और कुछ पॉइंट इसमें आप कहना चाहो? भाई, इसमें तो
यही है कि हर कर्मचारी उम्मीद करता है कि 10 साल के बाद अच्छा ही मिले, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी वास्तविक जो आय है उसमें जब वृद्धि होगी तब हम हैप्पी ज़्यादा होंगे जी, खुशी तब ज़्यादा होगी। 40 साल में एक बार भी 10 ग्राम भी 1 तोला सोना कभी नहीं आया, कभी नहीं आया जी। यानी कि 10 ग्राम, 1 तोला तो 12 ग्राम का होता है। 10 ग्राम भी नहीं है, हाँ जी, 10 ग्राम भी नहीं खरीद पाया आज तक हम। हाँ, इनिशियल बेसिक की बात अगर हम करें जी, यानी इतना तो होना ही चाहिए फिर। हाँ, हम बिल्कुल नीचे लेवल की लिए, हमने मूल वेतन जो लिए बिल्कुल नीचे लेवल का लिए है। बिल्कुल, अगर आप ये कहो कि भाई आप तो कॉलेज में रहे हो, आप तो खरीद सकते हो जी, तो भाई 1990 में जब मैं लगा था जितना आता था, अगर इनिशियली आज कोई असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है तो शायद इतना आज भी नहीं खरीद पाएगा जितना उस वक्त आता। बिल्कुल। चलो, और आपने ये बात कर दी तो थोड़ा हमें बता भी दो दर्शकों को। पहला वेतन आयोग हुआ तब मूल वेतन सिर्फ 55 रुपये था, और दूसरा वेतन आयोग में मूल वेतन 80 रुपये था, तीसरे वेतन आयोग में मूल वेतन था सिर्फ 185 रुपये, चौथे में सिर्फ 750 रुपये मूल वेतन, और उसके बाद पाँचवें में 2750 रुपये, छठे में 7000 रुपये। अच्छी 40% की इंक्रीज़ हुई थी उसमें। और सातवां वेतन आयोग 2016 में जो लगा था उसमें 18,000 था, 30 से 40% की ग्रोथ थी। और अब उम्मीद है कि अब ये जो 18,000 न्यूनतम है, 51,50,55 इसके आसपास ये रहे। 2.86 करती है या 3 करती है, सरकार कितना करती है, तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2.8 तो मिनिमम लगना ही चाहिए। कहीं से कम हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा ज़्यादा। नहीं, अगर 3% भी हुआ तो भी 54-55 हज़ार ही बनेंगे। 55 हज़ार के आसपास तो भी 55 हज़ार ही बनेंगे जी। चलो, सबके घर में खुशहाली समृद्धि आए, ज़्यादा से ज़्यादा सबकी सैलरी बढ़े। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।